वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ रोडवे ट्रांसपोर्ट, एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ओवर रेल ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स। लेकिन जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स के रोड्स की बात कर रहे थे, लाइक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स लाइक रूरल एंड बॉर्डर रोड्स, अगर हम रोड लेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम इसे अरेंज करें तो सबसे लॉन्गेस्ट जो हमें ओवरऑल रोड नेटवर्क में दिखता है, सबसे लंबा या सबसे बड़ा, अदर रोड्स और रूरल रोड्स, then district roads, then state highway, then अगर हम उसके बाद देखें नेशनल हाईवे, तो हमें सबसे लॉन्गेस्ट नेटवर्क हमें रूरल रोड्स का दिखता है। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, रोड लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल रोड लेंथ का ओनली 2% पार्ट कवर करता है हमारा नेशनल हाईवे। लेकिन अगर गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वैल्यू एडिशन में देखें तो 40% वैल्यू गुड्स और पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन में वो प्रोवाइड कराता है। इसी में जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 4 मेजर मेगा सिटी, नॉर्थ में न्यू दिल्ली, टू साउथ में चेन्नई एंड ईस्ट में कोलकाता, टू वेस्ट में मुंबई के 4 मेजर मेगा सिटीज को कनेक्ट करने वाला एक जो हमें नेटवर्क दिखता है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। अगर हम इसे देखें, न्यू दिल्ली टू कोलकाता NH2, कोलकाता टू चेन्नई NH5, चेन्नई टू मुंबई NH4 एंड मुंबई टू फाइनली न्यू दिल्ली NH8। तो ये हमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पूरा एक नेटवर्क हमें 4 मेजर मेगा सिटीज के बीच में हमें दिखता है। अगर आप इस मैप में देखें तो येलो कलर से अगर आप इंडेक्स या फिर अगर आप लेजेंड के हेल्प से देखें तो येलो कलर के बैंड का यूज करके यहाँ पे हमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का एक नेटवर्क हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप अदर नेटवर्क्स को देखें तो नॉर्थ में श्रीनगर से साउथ में कन्याकुमारी तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड वेस्ट में पोरबंदर से लेकर ईस्ट में सिलचर असम तक हमें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का नेटवर्क दिखता है, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के तहत ही शामिल है। एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अलोंग विद ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का अगर आप जंक्शन देखें या दोनों का अगर इंटरसेक्शन को अगर आप देखें तो वो यूपी के झांसी में जनरली हमें होता हुआ दिखता है। यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेलवे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि इफ वी वांट टू ट्रेवल द शॉर्टर डिस्टेंस with cheaper price, with door to door connectivity, we always prefer road transport. But if we have to travel the longer distance with cheaper price, with some bulky materials or some bulky goods, we always prefer rail network. Railways are the principal mode of transportation for freight goods के लिए and passengers in India. Railway also make it possible for people to conduct multifarious activity. Peoples के लिए रेलवे ये पॉसिबल बनाता है कि डिफरेंट पर्पस के लिए हम अपने रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को यूज करते हैं, इधर फॉर बिजनेस एक्टिविटी और साइट सीइंग और पिलग्रिमेज और अदर एक्टिविटीज along with transportation of goods over longer distance. Apart from an important means of transport, the Indian Railway have been a great integrating force for more than 150 years. अब फिर यहाँ पे एक बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, इस क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे। रेलवे और इंडियन रेलवे एक्ट्स एज अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स। हमने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के कंसेप्ट में प्रीवियस वीडियो में उसको हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, आर्टरी और कहने के वेन्स के साथ कनेक्ट करते हुए नोट्स और लिंक के स्पेशल कंसेप्ट को डिस्कस किया था कि किसी भी एरिया में अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क की एक अच्छी कनेक्टिविटी है तो उस एरिया को हम दूसरे किसी भी एरिया के साथ अच्छी तरीके से इंटीग्रेट, यूनाइट, प्लूरलिस्टिक या डाइवर्सिफाइड फीचर के होने के बावजूद भी कर सकते हैं। और इसी में हमें इंडियन रेलवे का एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल इंटीग्रेटिंग फोर्स की तरह हमें दिखता है। रेलवेज इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री as well as accelerate the development of industry and agriculture। अब देखिए इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात करें, ये दोनों डेवलपमेंट विदाउट एनी ट्रेड पॉसिबल नहीं है। और ट्रेड हो रहा है, बाइंग मैकेनिज्म, सेलिंग मैकेनिज्म है, तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का वहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। या रिमोट एरिया को किसी दूसरे वेल डेवलप्ड एक्सेसिबल एरिया से कनेक्ट करने में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में रेलवे का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमें दिखता है। द इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। अब यहाँ पे एक छोटा सा फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या भारत सरकार की सबसे बड़ी कंपनी का नाम क्या है? आंसर विल बी इंडियन रेलवे और आईआर, जिसे आप लोग इन शॉर्ट कहते हैं। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई और बम्बई टू थाणे इन 1853 कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर, जिसे हम बचपन से पढ़ते हैं कि सबसे पहले इंडिया में ट्रेन जो अंग्रेजों ने चलाई थी 1853 में, जो बम्बई से थाणे के बीच के 34 किलोमीटर के डिस्टेंस में चली थी। अगर आप इंडिया के पूरे मैप को देखें फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कश्मीर टू कन्याकुमारी, और अगर ईस्ट टू वेस्ट में आप अरुणाचल से गुजरात तक के पूरे एरिया को देखें, उसके लार्ज फिजियोग्राफिक जोग्राफिकल ट्रैक्ट को अगर आप देखें तो पूरे के पूरे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के इंडिया को 16 रेलवे जोन्स में रीऑर्गेनाइज्ड और डिवाइड किया गया है। लेकिन ये 16 रेलवे जोन करेंटली 18 रेलवे जोन्स, या कई बार अगर हम कोंकण रेलवे को इंक्लूड कर लें तो हम 19 मेजर मेगा रेल जोन्स में या रेलवे जोन्स में हम उसे क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। अगर उन सभी रेलवे जोन्स के नाम अगर आप देखें तो इस स्लाइड में मैंने अलग से डिफरेंट रेलवेज जोन्स और उनके हेडक्वार्टर के नाम दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल रेलवे मुंबई सीएसटी, मुंबई सीएसटी का मतलब है यहाँ पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और टर्मिनस। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, सदर्न रेलवे चेन्नई सेंट्रल, साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच कोलकाता, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली कर्नाटका, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिहार हाजीपुर, साउथ कोस्ट रेलवे जो हाल फिलहाल के दिनों में बना है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, एंड मेट्रो रेलवे पार्क स्ट्रीट कोलकाता। अब यहाँ पे आप इन सभी रेलवे जोन्स की लोकेशन को आप अपने मैप में प्लॉट करेंगे और उनके हेडक्वार्टर को इजीली अपने जहन में या अपने दिमाग में फिट रखने के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक डायग्रामेटिक ट्रिक डेवलप किया है जिसे आप समझेंगे और अच्छे तरीके से ये आपके दिमाग में या आपको याद करने में ये आसानी रहेगी। हम एक एक करके डिटेल में हम इसे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डायरेक्शंस, अगर आप व्हाइट कलर से देखें तो व्हाइट कलर से हमने उसके हेडक्वार्टर को, डिफरेंट कलर से हमने उस स्पेसिफिक रेलवे जोन के नाम को मेंशन किया है। अगर आप फार्दर नॉर्थ को देखें तो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखा रहा है। नॉर्दर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली,
लेकिन नॉर्दर्न रेलवे में अगर आप इस बड़े लाइन के बीच के इस वाले पार्ट को देखें तो मैंने इस बीच वाले पार्ट को एज अ सेंट्रल दिखाया। तो नॉर्दर्न रेलवे द हेडक्वार्टर इज न्यू दिल्ली, बट द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इज प्रयागराज इन यूपी। तो यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, बट नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज। इसी तरीके से अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को देखें तो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट राजस्थान आता है, और उसी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है राजस्थान का कैपिटल जयपुर। अगर आप यहाँ पे मुंबई को देखें और यहाँ पे ये आपको वेस्ट पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो अगर मुंबई देखिए, मुंबई इंडिया की एक कमर्शियल कैपिटल है, और मुंबई से थाने के बीच में सबसे पहली बार कमर्शियली हमने ट्रेन को या अंग्रेजों ने ट्रेन को चलाया था। तो मुंबई देखें तो 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रेलवे जोन्स हेडक्वार्टर। सबसे पहला वो सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर अगर आप देखें छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, एंड वेस्ट रेलवे का देखें तो सीजी मीन्स चर्च गेट। आई रिपीट, मुंबई में 2 इंपॉर्टेंट रेलवे जोन्स के हमें हेडक्वार्टर दिखते हैं। पहला है सेंट्रल रेलवे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, एंड वेस्ट रेलवे चर्च गेट। लेकिन अगर इसी में पूछ लिया जाए, वेस्टर्न रेलवे के हैं आपका मुंबई, सेंट्रल रेलवे का भी मुंबई, लेकिन अगर वेस्ट सेंट्रल रेलवे का पूछ ले, अगर वेस्ट सेंट्रल रेलवे का पूछ ले तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे का है एमपी में जबलपुर, एमपी में जबलपुर। अब फिर अगर आप ये वेस्ट है, ये अगर आप देखें नॉर्थ वेस्ट है, और ये साउथ है, और इसके साउथ वेस्टर्न पार्ट को देखें तो साउथ वेस्टर्न पार्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट पड़ता है कर्नाटका। तो साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है कर्नाटका में एक जगह है हुबली। क्या नाम है उसका? हुबली। अगर आप सदर्न रेलवे को देखें तो सदर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई, सदर्न रेलवे चेन्नई। लेकिन अगर साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ रेलवे का आपका है चेन्नई, लेकिन साउथ सेंट्रल रेलवे का अगर पूछ लिया जाए दिस इज सिकंदराबाद, जो तेलंगाना में पड़ता है यहाँ पे। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि साउथ कोस्ट या सदर्न कोस्ट रेलवे, सदर्न रेलवे चेन्नई, सदर्न सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, बट द सदर्न कोस्ट रेलवे तो आंध्र प्रदेश का वाइजाग और विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे आपको 3 चीज ध्यान में रखना है, सदर्न रेलवे चेन्नई, सदर्न सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, और सदर्न कोस्ट रेलवे वाइजाग। कोस्ट से आपको क्या ध्यान रखना है कि विशाखापट्टनम एक कोस्टल लोकेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट देखें तो नॉर्थ ईस्ट अगर आप रेलवे जोन का देखें तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है गोरखपुर। तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन का है गोरखपुर। लेकिन अगर फ्रंटियर की बात करें, सीमा की बात करें, तो सीमा हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मोस्ट ऑफ द कंट्री लाइक द म्यांमार, चाइना, भूटान, आपका बोल सकते हैं नेपाल या फिर चाइना, इन सभी, बांग्लादेश, इन सभी कंट्री के साथ हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स मोस्टली चिकन नेक से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साइड में हमें ज़्यादा दिखते हैं। सो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे का इफ समवन आस्क द हेडक्वार्टर इज गुवाहाटी इन असम। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे 4 मेजर रेलवे जोन्स आपको दिख रहा है। सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए ईस्टर्न रेलवे, तो ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता, ध्यान रखिएगा। अब एमआर का मतलब यहाँ पे है मेट्रो रेलवे। मेट्रो रेलवे से एक छोटा सा कोड ध्यान में रखना है, इंडिया में मेट्रो रेल की शुरुआत सबसे पहले कोलकाता या कलकत्ता में हुई थी। तो मेट्रो रेल भी अपने आप में एक रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है जिसका हेड ऑफिस कोलकाता है। लेकिन फिर यहाँ पे ईस्ट में यहाँ पे 2 चीज और दिख रहा है, एक दिख रहा है ईस्ट सेंट्रल रेलवे और एक दिख रहा है ईस्ट कोस्ट रेलवे। अब ईस्ट सेंट्रल रेलवे का अगर आप हेडक्वार्टर देखेंगे तो बिहार में एक जगह है हाजीपुर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। पर ईस्ट कोस्ट रेलवे, अब देखिए हाजीपुर यहाँ पे क्यों कोस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि हाजीपुर कोस्टल एरिया से बहुत दूर है। लेकिन ईस्टर्न पार्ट में उसके कोस्टल लोकेशन को देखते हुए जो ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो हेडक्वार्टर बनाया गया है वो ओडिशा के कैपिटल भुवनेश्वर को। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे हेडक्वार्टर भुवनेश्वर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिहार हाजीपुर, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, मेट्रो रेलवे ऑफ कोलकाता। अब यहां पे 2 और बच गए, साउथ ईस्टर्न रेलवे एंड साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अब साउथ ईस्टर्न रेलवे को देखें तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में भी हमें यहां पे
कोलकाता दिखता है। और साउथ ईस्ट सेंट्रल में देखें तो कोलकाता से अगर आप वेस्ट की ओर या वेस्ट बंगाल से अगर वेस्ट की ओर अगर आप जाएं तो झारखंड, और फिर उससे थोड़े से वेस्ट की अगर आप जाएं तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेट जो मध्य प्रदेश से कट के बना है छत्तीसगढ़ दिखता है, और उसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है बिलासपुर। तो बिलासपुर द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कोलकाता आपको 3 इंपॉर्टेंट रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर के फॉर्म में हमें दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ईस्टर्न रेलवे, देन मेट्रो रेलवे एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे। अब आप लोग जहाँ जहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप जहाँ पे रहते हैं या अभी आप जहाँ पे रह रहे हैं, आप अपने एरिया को फाइंड आउट करिए कि वो किस रेलवे जोन के तहत पड़ता है। तो इसमें हमने टोटल 18 रेलवे जोन्स को इस डायग्रामेटिक स्ट्रेटजी या ट्रिक के द्वारा यहाँ पे इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू वो रिटेन करना हो, हमने इस तरीके से बताया कि ये आपके लिए इजी टू रिकॉल, और आगे आप इसी कोड का यूज़ करके उसके पोजीशन को इंडिया के मैप में देखते हुए उसके एरिया को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जस्ट मिनट, हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए आगे, तो आगे है कि इंडिया में रेलवे के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन largely influenced by the 3 important factors: physiographic factor, economic factor and administrative factor। physiographic factor का मतलब हो रहा है कि माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, डाइसेक्टेड वैलीज, टेरेन्स, लैंडस्केप, इन सभी का रेलवे के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क पड़ता है। इकोनॉमिक फैक्टर में देखें तो वहाँ पे पॉपुलेशन का साइज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वहाँ पे डिमांड साइड कैसा है, सप्लाई साइड कैसा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर का मतलब है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, उस एरिया की पॉलिटिक्स, उस एरिया का पॉलिटिकल फील्ड, या फिर बोल सकते हैं वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट रेलवे जोन्स हैं या जिस किस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन में हमने उसको रखा है, दे ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लाइक द फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। अब आप इस इंडिया के मैप को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इंडिया के रेलवेज के डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे दिखाया गया है। अब इंडियन रेलवेज के डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप ध्यान से देखें, कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में लाइक यूपी, देन बिहार, वेस्ट बंगाल, देन अगर आप देखें यहाँ पे ओडिशा, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्पेशली असम में हमें डेंस रेलवे नेटवर्क देखने के लिए मिलता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी स्टेट्स में देखें तो हमें उतना डेंस रेलवे नेटवर्क देखने के लिए नहीं मिलता। अब आप इसी मैप को क्लास 9 में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, उसके फिजियोग्राफिक मैप से अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें तो ये जो शेड दिख रहा है आपको, ये हाई ऑल्टीट्यूडनल डीप डाइसेक्टेड वैली से युक्त वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज को रिप्रेजेंट करने वाला द ग्रेट हिमालय का एरिया दिखता है। सदर्न पार्ट को देखें तो वन ऑफ द एंशियंट रग्ड टेरेन से युक्त इंडिया का वन ऑफ द एंशियंट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास एज अ पेनिनसुलर प्लेटू दिखता है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर आप देखें तो ग्रेट गाइजेंटिक गंगा प्लेन और द नॉर्दर्न प्लेन और द इंडस गंगा असम प्लेन आपको दिखता है। तो आपको पता है माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, इन सभी टेरेन्स को अगर आप देखें तो प्लेन एरिया सबसे बेहतर हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए हमें कंडीशंस फैसिलिटेट करता है यहाँ पे। तो अगर आप यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात के कुछ भाग को देखें तो यहाँ पे रेलवे नेटवर्क के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा कारण फिजियोग्राफिक प्लेन फैक्टर का सपोर्टिव रोल होना है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल, या फिर अगर सदर्न इंडिया के आप कर्नाटका, अगर आप इंटीरियर महाराष्ट्र,
अगर छत्तीसगढ़ इन सभी एरिया को देखें तो यहाँ पे प्लेटू एरिया के या पठारी एरिया के ज़्यादा होने के कारण जहाँ पे हमें फेवरेबल कंडीशन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से डेवलप करने का मिला है, वहीं पर रेल नेटवर्क अच्छे से डेवलप हो पाया। तो यहाँ पे अगर आप इंडिया के फिजियोग्राफिक मैप को अगर रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन के मैप से अगर आप अच्छे से कंपेयर करें तो फिजियोग्राफिक फैक्टर किस तरीके से रेलवे के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है, फैसिलिटेट करता है, इसे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी and rich agricultural resources provided the most favorable conditions for their growth। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल तो बन सकता है कि what are the important factors affecting द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे, लेकिन इन्हीं तीनों फैक्टर्स को अलग अलग करके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए भी अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। हाउ फिजियोग्राफिक फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे, और हाउ इकोनॉमिक फैक्टर और हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर इन्फ्लुएंस और फैसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ railways, explain or discuss or mention with suitable examples। However, a large number of rivers requiring construction of bridges across their wide beds pose some obstacle। अगर प्लेन एरिया में देखें तो प्लेन एरिया में हमें एक वास्ट फ्लैट लैंड मिलता है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ प्लेन एरिया में रिवर की विड्थ हमें बहुत ज़्यादा मिलती है, और जिसमें एक रोड या फिर एक बोल सकते हैं कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन के काम को करना अपने आप में एक चैलेंज भी है। इन द हिली टेरेन्स ऑफ द पेनिनसुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स। लो हिल्स का मतलब क्या कि जो हिली एरिया है, जो पेनिनसुलर हिली रीजन है, जहाँ पे हिल्स की हाइट थोड़ी सी कम है या जहाँ पे हमें डाइसेक्टेड वैलीज थोड़ी सी कम दिखते हैं, हमने वहीं पे रेलवे नेटवर्क को ऑप्टिमली डेवलप करने की कोशिश करी, और उसमें भी गैप्स के द्वारा या टनल्स के द्वारा हमने वहाँ पे रेलवे नेटवर्क को ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करी। अगर गैप्स की बात करें तो हमें वेस्टर्न घाट में आप 4 इंपॉर्टेंट गैप्स देख सकते हैं, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट एंड सेनकोटा। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा, इन सभी पासेस के थ्रू आप वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट को उसके ईस्टर्न पार्ट से इन थ्रू गैप्स के द्वारा ही कनेक्ट होते हुए देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुंबई और पुणे को देखें, पुणे एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमर्जिंग आईटी सिटी है, तो मुंबई और पुणे के बीच का जो एक इंपॉर्टेंट मुंबई पुणे हाईवे है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गैप या पास के थ्रू क्रॉस करता है। आप उसे एटलस के द्वारा या गूगल के द्वारा पता करने की कोशिश करिए कि वो थाल घाट है या वो भोर घाट है। द हिमालयन माउंटेनियस रीजन्स टू आर unfavorable for the construction of railway lines due to high relief, sparse population and lack of economic opportunities। अगर हम टू इम्पोर्टेंस अगर हिमालयन रेलवे की बात करें, वन ऑफ देम द दार्जिलिंग रेलवे एंड द सेकेंड वन इज द कालका शिमला रेलवे, जो अपने आप में नैरो गेज की ट्रेन है, और इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक तो स्पार्स पॉपुलेशन है, बहुत ही स्टीप ग्रेडियंट वाले हमें माउंटेन दिखते हैं, वहाँ का इकोसिस्टम कम्प्लीटली फ्रेजाइल है, न्यू फोल्डेड माउंटेन सिस्टम और बहुत ही डीप डाइसेक्टेड वैली स्ट्रक्चर होने के कारण हमने वहाँ पे रेलवे के हैवी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को वहाँ पे क्या किया है, अवॉइड किया है। लाइक इट वॉज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स ऑन It was difficult to lay railway lines on the sandy प्लेन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। अब वेस्टर्न राजस्थान के उसके पूरे सैंडी ट्रैक्ट या मरुस्थली में भी हमें उतना वास्ट रेलवे नेटवर्क का डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिला। अगर गुजरात के कच्छ वाले स्वाम्पी या मार्शी ट्रैक्ट की बात करें, मध्य प्रदेश के डीप फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स की बात करें, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड के डीप फॉरेस्टेड एरिया की बात करें, इन सभी एरियाज में बहुत ही थिक फॉरेस्ट के कारण या अनफेवरेबल कंडीशंस के कारण हमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का या रेलवे नेटवर्क का उतना पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। द कॉन्टिग्यूअस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री could be crossed only through gaps or passes। In recent times the development of कोंकण रेलवे। अब देखिए यहाँ पे एक डिस्कशन आ रहा है कोंकण रेलवे।
कोंकण रेलवे क्या है? कोंकण रेलवे का पहले मतलब समझिए। कोंकण रेलवे मीन्स महाराष्ट्र एंड गोवा का जो कोस्टल एरिया है हम उसे ही कोंकण कहते हैं। और इसी कोस्टल एरिया के थ्रू अगर आप देखें, इसी कोस्टल एरिया के थ्रू अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही पेनिसुलर प्लेटू का एक ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस हमें हिल दिखता है जिसका नाम है वेस्टर्न घाट, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं। और अगर आप यहाँ की कंडीशंस को देखें, ये बहुत ही एक मार्शी डाइसेक्टेड हिल वाला ये पूरी की पूरी एक फिजियोग्राफिक रीजन को ये दिखाता है। और इसी एरिया में महाराष्ट्र को कर्नाटका के द्वारा या कर्नाटका से एक रेल कनेक्टिविटी के द्वारा जोड़ने की बात थी और इसी एरिया के थ्रू एक रेल नेटवर्क डेवलप किया गया जिसे हम लोग कोंकण रेलवे कहते हैं। और ये कोंकण रेलवे मुंबई के नज़दीक रोहा, मुंबई के नज़दीक रोहा से स्टार्ट होता होकर ये कर्नाटका के न्यू मैंगलोर तक या कर्नाटका के मैंगलोर तक जाता है। अगर नॉर्थ में बात करें महाराष्ट्र, देन गोवा एंड कर्नाटका से होता हुआ ये कहीं ना कहीं मैंगलोर तक पहुंचता है। और कोंकण रेलवे को इंडियन इंजीनियर्स का एक बड़ा ब्रेक थ्रू माना जाता है। इसी रेलवे को बनाने में बहुत सारे फॉरेन इंजीनियर्स ने अपनी असमर्थता जाहिर करी थी कि इस प्रकार के फिजियोग्राफिक हडल के कंडीशन में हम इस प्रकार के रेलवे नेटवर्क को डेवलप नहीं कर सकते। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन रेलवेज हैज़ बीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोंकण रेलवे इन 1998। द 760 किलोमीटर लॉन्ग है ना, और ये महाराष्ट्र के रोहा से लेकर मैंगलोर इन कर्नाटका तक जाता है। और इतने लंबे किलोमीटर के अगर आप स्ट्रेच में देखें तो इससे 146 रिवर को क्रॉस करना होता है, 2000 रेलवे ब्रिजेज इस पे बने हुए हैं एंड 91 टनल्स आप देख सकते हैं। और एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टनल हमें इसी रूट में अराउंड 6.5 किलोमीटर के लॉन्थ में दिखता है। और कोंकण रेलवे किन किन स्टेट से होकर क्रॉस करता है? सो इन द नॉर्थ महाराष्ट्र, देन साउथ ऑफ द महाराष्ट्र गोवा एंड फाइनली साउथ ऑफ द गोवा कर्नाटका। स्टेशन की बात करें तो मुंबई के नज़दीक रोहा से स्टार्ट होकर कर्नाटका में वो मैंगलोर तक जाती है। तो कोंकण रेलवे के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ध्यान देंगे। आगे देख सकते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे अलोंग द वेस्ट कोस्ट हैज फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया। अब देखिए इंडिया के इतने इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन क्यों? क्योंकि कोंकण रेलवे इंडिया के कमर्शियल कैपिटल मुंबई या वेस्ट इंडिया को इंडिया के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेंटर साउथ इंडिया से वो क्या कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये इस पूरे एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करने में, उसे थ्रस्ट देने में इस कोंकण रेलवे का सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नहीं, उसे टूरिज्म की भी बात करें या और भी अदर डेवलपमेंट की बात करें, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिखता है। इट हैज़ ऑल्सो फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम। अब कोंकण रेलवे के साइड में भी हमें कई प्रकार के प्रॉब्लम दिखते हैं। लैंडस्लाइड्स की बात करें, सिंकिंग ऑफ ट्रैक्स की बात करें, है ना, और भी डिफरेंट प्रकार के प्रॉब्लम, या मॉनसूनी रिजाइम के दौरान या जून टू सितंबर में भी इस दौरान बहुत बार हमें रेलवे के अगर बात करें इस मूवमेंट को बोले तो कई बार हमें कैंसिल भी करना पड़ता है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून की स्पीड जून से सितंबर में बहुत ज़्यादा होने के कारण कई प्रकार के प्रॉब्लम्स को वो इस रूट में क्रिएट करती है। टुडे द रेलवेज हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पुट टुगेदर। जितने भी अलग ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम एक्सेप्ट रेलवे हैं, उन सभी को जोड़ दें तो उन सब वो सारे एक और रेलवे एक और है। तो रेलवे का इंपॉर्टेंट इन सभी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम को पुट टुगेदर करने के बाद भी रेलवे का इन सभी से ज़्यादा दिखता है। हाउएवर रेल ट्रांसपोर्ट सफर्स फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम। अब देखिए व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, है ना, सफर्स बाय इंडियन रेलवे। सो नंबर 1, मेनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट। बहुत सारे पैसेंजर विदाउट टिकट ट्रैवल करते हैं, जिस कारण से भी रेल को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस को फेस करना पड़ता है। थेफ्ट, चोरी के कारण, डैमेजिंग द रेलवे प्रॉपर्टी। कई बार आप देखिएगा कई बार बंद वगैरह होता है, हड़ताल वगैरह होता है, कई बार रास्ता रोक दिया जाता है और रेलवे प्रॉपर्टी को कई बार जानबूझ के डैमेज किया जाता है। हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड कंप्लीटली।
पीपल स्टॉप द ट्रेन्स, पुल द चेन अननेसेसरी, कई बार चेन पुलिंग के कारण भी अननेसेसरी डिले होता है और अननेसेसरी डिले के कारण भी कई बार टिकट कैंसिल होता है और रेलवे को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस से बहुत बार गुजरना पड़ता है। कॉजेज हैवी डैमेज टू देयर रेलवे, थिंक ओवर इट हाउ वी कैन हेल्प आर रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम। अब देखिए फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग वाले क्वेश्चन की कैटेगरी में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ वी कैन हेल्प आर रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे लैंड मीन्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो माध्यम है रोड और रेलवे लाइन के बाद, जिसे हम लोग पाइप लाइन कहते हैं। तो पाइप लाइन ट्रांसपोर्टेशन की बात करें वो अदर ट्रांसपोर्टेशन के कंपैरिजन में बिल्कुल नया अराइवल है। हालांकि वाटर के लिए पाइपलाइन का यूज़ होते हुए हम आए हैं, देखते आए हैं, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में अगर आप देखें तो वाटर के साथ साथ नेचुरल गैस की बात करें, सीएनजी का नाम सुना होगा, पीएनजी का नाम सुना होगा, एलपीजी का नाम सुना होगा, और इंडिया के कुछ एरियाज़ में सॉलिड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप लोगों ने मिनरल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, कर्नाटका के कुद्रेमुख से न्यू मैंगलोर पोर्ट तक आयरन ओर का जो ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन के थ्रू होता है हम उसे स्लरी कहते हैं। तो यहाँ पे आप पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों मोड के ट्रांसपोर्टेशन को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज अ न्यू अराइवल इन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। इन द पास्ट these were used to transport water to cities and industries. Now these are used to transporting crude oil, petroleum products and natural gas from oil and natural gas field to रिफाइनरी, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट। तो पहले क्या होता था, पहले हम लोग देखते थे कि पाइपलाइन का यूज़ करके वाटर को रिमोट एरिया से कई बार शहर की ओर या कई बार जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है वहाँ से वाटर की स्कैरसिटी वाले एरिया की ओर भेजा जाता है। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में ऑयल, नेचुरल गैस को भी कई बार हम लोग अलग अलग फर्टिलाइजर फैक्ट्री तक, रिफाइनरी तक या गैस फील्ड या जहाँ से उस पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को निकाला जा रहा है वहाँ से हम रिफाइनरीज तक उसे क्या कर रहे हैं, पाइपलाइन के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी, जो हमने मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। द फार इनलैंड लोकेशंस ऑफ रिफाइनरी लाइक बरौनी बिहार, मथुरा यूपी, पानीपत हरियाणा and gas based fertilizer plants could be thought of only because of pipeline। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, अब इस मैप को देखें और इस मैप को देखने के बाद आप डिसाइड करें। अगर आप देखें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गैस और ऑयल फील्ड को यहाँ पे चिन्हित किया गया है और यहाँ पे भी कुछ गैस फील्ड या आप देख सकते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम वेल्स को देख रहे हैं। अब यहाँ पे पेट्रोलियम वेल्स है, अब यहाँ से अगर इसके डिमांड एरिया तक अगर इसे ले जाना हो तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कंटेनर या फिर बड़े बड़े हम टैंकर का यूज़ करके, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही रिस्क कंज्यूमिंग भी होता है, जो कई बार वो रिस्क को भी कई बार वो फेस करता है और कई बार बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट करता है। तो अगर मैं बोलूँ कि जहाँ पर उसका प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पर वेल है, यहाँ से पाइपलाइन के द्वारा अगर हम इसे रिफाइनरी तक या रिफाइनरी में उसे रिफाइन करके पाइपलाइन के द्वारा अगर हम उसके डिमांड सेंटर तक अगर हम उसे लेके जाएं, आप यहाँ पे एक गैस पाइपलाइन देख रहे हैं HVJ, हजीरा, विजयपुर एंड जगदीशपुर गैस पाइपलाइन देख पा रहे हैं यहाँ पे। और भी आप देख सकते हैं कि मुंबई हाई, जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ऑयल वेल है, यहाँ से पाइपलाइन के द्वारा क्रूड ऑयल को इस मुंबई के कोस्ट में और फिर यहाँ से रिफाइन करके इसे इंपॉर्टेंट नीडी एरिया तक या जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वहाँ तक भेजा इसलिए जा रहा है ताकि पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हम इसे इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पाइपलाइन को शुरुआत में लगाना ही बहुत बड़ा एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और एक बार लगाने के बाद इसका मेंटेनेंस कॉस्ट उतना ज़्यादा एज कंपेयर टू टैंकर कम आता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे आगे देखें, यहाँ पे द फार इनलैंड लोकेशंस ऑफ रिफाइनरीज लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ
पाइपलाइन। अब इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस को देखें, इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल, इट रूल्स आवर ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज। ट्रांसशिपमेंट लॉसेस का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह हम अगर कंटेनर का यूज़ करके, कैरियर का यूज़ करके अगर उसे भेज रहे हैं तो यहाँ पे डिले हो सकता है, हैवी ट्रैफिक के कारण कई बार लेट हो सकता है, और कई बार एक्सीडेंट के कारण कई बार बहुत बार हमें पेट्रोलियम गुड्स की वहाँ पे लॉसेस को भी फेस करना होता है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को यहाँ पे बताया जा रहा है। फर्स्ट वन, अगर आप इसके फील्ड में देखें, डिगबोई या फिर अपर असम वाले एरिया को देखें, तो अपर असम से इसे कानपुर तक और गुवाहाटी होते हुए बरौनी, इलाहाबाद, इट हैज़ ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया वाया राजबंद टू मौरीग्राम, गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। द सेकेंड वन इज द सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब वाया वीरगमन, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत। इट हैज़ ऑल्सो ब्रांचेज लाइक बडोरा, चक्षु एंड अदर प्लेसेस। और गैस पाइपलाइन की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग HVJ, हजीरा, विजयपुर एंड जगदीशपुर पाइपलाइन। मध्य प्रदेश, इट हैज़ ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान, शाहजहांपुर, बबराला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। तो इस वीडियो में हमने रेल ट्रांसपोर्टेशन के इम्पोर्टेंस को, उसके अफेक्टिंग फैक्टर को, इम्पॉर्टेंट रेलवे जोन्स, उनके हेडक्वार्टर और उनको ध्यान में रखने के लिए इम्पॉर्टेंट डायग्रामेटिक ट्रिक को डिस्कस किया, और इसके साथ ही साथ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, उसे भी ब्रीफ में देख लीजिए कि अगर हम लोग रेलवे गेज की बात करें, द इंडियन रेलवे नेटवर्क रन्स एंड मल्टीपल गॉज ऑपरेशंस एक्सटेंडिंग ओवर 68,442 किलोमीटर। थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेज इन मीटर्स, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। और इसमें एक गेज और भी होता है, स्टैंडर्ड गेज, जो जनरली इंडिया में पाया नहीं जाता। अब गेज के मीटर को जरूर ध्यान में रखेंगे। ब्रॉड गेज 1.67 मीटर, मीटर गेज ऑलमोस्ट 1 मीटर एंड नैरो गेज 0.61 मीटर और 0.76 मीटर। और अगर हम रूट लेंथ में देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट हमें ब्रॉड गेज दिखता है, देन हमें मीटर गेज दिखता है एंड फाइनली हमें नैरो गेज दिखता है। अब यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में मोस्ट ऑफ द जगहों पे देखते हैं वो ब्रॉड गेज होता है। अगर आप कभी दार्जिलिंग रेलवे में सफ़र किए हों, या कभी आप कालका शिमला या फिर महाबलेश्वर की बात करें, माथेरान की बात करें, नीलगिरी रेलवे की बात करें, तो आप गूगल से जाके ये पता कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा मीटर गेज और कौन सा नैरो गेज ट्रेन में। तो इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। आई होप इस डिस्कशन से रेलवे ट्रांसपोर्ट को अच्छे से समझने में, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से समझने में, और रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर को समझने में, और इंडिया के मैप में उसके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में आपके लिए आसानी रहेगी। इस वीडियो में इतनी ही बातें। मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में। तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ आप सभी बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।